Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid, and today I will be teaching you the second part of the art and culture, right? तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने चेक किया है पेपर पे कि आपके क्वेश्चंस जो हैं उसमें से आर्ट एंड कल्चर में से पूछा जाता है, इसलिए कल मैंने वो टॉपिक स्टार्ट किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में उनका कल्चर क्या है, उनका पहनने का क्या है, वो किस तरीके से उनका सील्स वील्स के उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साइट्स पे खासकर जो है उनके साइट्स पे क्वेश्चन कल्चर में भी पूछा जाता है और आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने वो डिस्कस किया हुआ है। Right, I am presenting this lecture series through Wahid Sir's Academy, right, one of the best platform for free education. तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम उससे आगे चलेंगे, जो हमने कल तक कंप्लीट किया था उससे आगे हम चलेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आर्ट एंड कल्चर था उनके बारे में, हमने सील्स के बारे में बात की थी, हमने पोट्री के बारे में बात की थी, हमने पाशुपति सील को मैंने आपको बोला था, प्रोटो शिवा की इमेज मैंने बोला था आपको, होता कि सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला था एक्सकवेशन साइट्स के नाम मैंने बोला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी साइट्स का नाम मैंने बोला वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी साइट कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर किसको कब एक्सकवेट किया गया है, वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा एक डेटा के फॉर्मेट में। वो डेट आपको याद रखना है कौन से डेट में किसको एक्सकवेट किया गया है। आ रही बात समझ, ठीक है। और दूसरी बात, जो ही मैं एक टॉपिक कंप्लीट किया करूंगा मैं साथ में ही 20-30 एमसीक्यूज कराऊंगा आपको आर्ट एंड कल्चर में, सो दैट आप आर्ट एंड कल्चर को आपको सीधे सीधे एमसीक्यूज लगाने हैं साथ में लेक्चर खत्म करने के बाद। उससे क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा आर्ट एंड कल्चर से इससे बाहर हम पढ़ना नहीं है, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ मुझे एक्चुअली आपको दिखाना है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो है रिलेटेड टू, एक सेकंड रुको, वो है रिलेटेड टू, हाँ, ये मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूँ, ये साइंस का क्वेश्चन है, इसमें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कल मैंने आपको बोला भी था साइंस के लेक्चर में मुझे आप पेपर सेंड करो, जो पिछला क्या नाम है उनका, माइग्रेंट्स का हुआ था, इंस्पेक्टर का, वो पेपर मुझे चाहिए। किसी ने मुझे सेंड किया था तो मैंने देख लिया, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे जो हमने इन 1-2 दिनों में पढ़ा था साइंस में। आप देखो वो 4 के 4 क्वेश्चंस हमने 2 ही लेक्चर्स में कंप्लीट किए हैं। आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, आप देखो कितना आसान क्वेश्चन है और कितने किस तरीके से आप इसको स्कोर कर सकते थे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर होगी तो क्या होगा। मैंने 2 चीजें बताई थी आपको, मैंने एक बोला था आपको रिकेट्स, एक बोला था मैंने ऑस्टियोमलेशिया। अब इसने सीधे बोला है, यहाँ पर रिकेट्स लिखा है, यहाँ पर ऑस्टियोमलेशिया भी हो सकता है ऑप्शन में, लेकिन ऑस्टियोमलेशिया नहीं है तो डेफिनेटली ये रिकेट्स होगा। अगर ये लिखता डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन काजेज तो तब रिकेट्स बोलना था। अगर एडल्ट्स की बात होती तब ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस बोलना था, लेकिन इसने सीधे जनरल में इस आसान सा क्वेश्चन इसने पूछा है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काजेज, आपको रिकेट्स टिक करना है, बस आपको ये समझ में आ गया। फिर नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर बेरी बेरी जो है, जो कल मॉर्निंग में आपको साइंस का लेक्चर मिलेगा, ये सारा कुछ उसमें कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो इसका ऑप्शन जो है वो ये है, जो हमने जो हमने विटामिन के लेक्चर में किया था, ए डी ई एंड के हमने पढ़ा था, ए डी ई एंड के, और इसमें मैंने डी में बोला था रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, तो यहाँ पर इसको टिक है। सबसे पहला ये आसान क्वेश्चन था, इसको गलत नहीं करना था, ये हो गया था एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जो पूछा गया है, ध्यान से देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन नीम ट्री द फर्स्ट स्टेप इज, कोई भी ट्री हो, वो नीम ट्री हो, वो कोई भी प्लांट हो, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है इन द प्रोसेस ऑफ नीम ट्री, ठीक है। बोला जाता है जब भी फोटोसिंथेसिस होता है, सबसे पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, मैंने सबसे पहले आपको बोला था ये तो प्लांट होता है, ठीक है। प्लांट क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, कौन सा प्रोसेस होता है आपको पता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए से करता है। लेकिन वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कैसे होता है, जब तक सनलाइट उसके ऊपर नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है, वो सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, वो लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको बोलना है क्लोरोफिल वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो लीव्स में क्लोरोफिल जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब ये है कि सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, वो सबसे पहले क्या करेगा, क्या वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होगा, क्या वो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे इसे, क्योंकि क्या सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन कर रहा है ना, तो इसका पहला स्टेप जो होगा दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये मैंने आपको कल भी बताया है, लेकिन जब मैं आपको ट्रांसलोकेशन वहां पर डिटेल में पढ़ाऊंगा क्लोरोफिल, वहां पर भी मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कल जो हमने डिस्कस किया था साइंस में इन 2 लेक्चर्स में, ये आपका क्वेश्चन यहां पर भी ठीक हो जाएगा।
आप देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ब्रॉड पढ़ा रहा हूँ, आपको हर साइड से टच करता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन होगा आप हैंडल कर सकते हो। जिसने साइंस जहाँ पर भी पढ़ा है, अगर उसने अच्छे तरीके उसको लग रहा है कि उसने अच्छे तरीके से साइंस को कवर किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ मेरे लेक्चर्स देखो आपके फ़ायदे के लिए, मुझे उसमें कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या है ना कि आपको 6 मार्क्स जो है 5 से 6 मार्क्स बायो में मिल जाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। 5-6 मार्क्स लाना आसान बात नहीं है। 6 मार्क्स लाना, अगर आपको 6 मार्क्स ठीक हो रहे हैं किसी और स्टूडेंट से, दैट मीन्स आप कम से कम 50-60 थाउजेंड स्टूडेंट से आगे चले जाओगे। ये तो आपको भी पता है कि 1 मार्क्स पे कितने बचे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ओजोन? ओजोन में मैंने बोला था ओजोन इज नॉट हार्मफुल, आपको पता है ये हार्मफुल है, तो सबसे पहले ये तो होगा नहीं नंबर फर्स्ट। ओजोन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक लाइफ फॉर्म्स, नहीं, क्योंकि ओजोन ओजोन तो आना नहीं, ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ? तो ये लाइफ फॉर्म्स के साथ रिलेटेड, ओजोन इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, नहीं, ये क्या होता है, ओजोन एक्चुअली एक डेडली पॉइजन होता है, ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ाऊंगा वहां पर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। मुझे पता है कि सिलेबस में किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको टॉपिक्स का नाम यही से बताऊंगा, आपके 90 मार्क्स 120 में से उन्हीं टॉपिक्स में से होंगे, ये मेरी गारंटी है। साइंस से लेकर, इकोनॉमी से लेकर, जीएस में से लेकर, और बचा क्या वहाँ पर, बचा अकाउंटेंसी में बताऊंगा, बता सकता हूँ कि किस किस से क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही टॉपिक्स पढ़ के जाओगे। तो वो तो है डेफिनेटली, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस की, लेकिन पढ़ना होता है सिलेबस स्टिल पूरा, सो दैट आप जो है पूरे श्योरिटी के साथ एग्जाम में चले जाओगे। इसलिए मैं लेकर आया हूँ, ये मैं आर्ट एंड कल्चर लेक्चर में इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये एक दो दो चार क्वेश्चन है, सो दैट आप साइंस का लेक्चर मिस नहीं करोगे, क्योंकि आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, फिर जो है आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटो सबसे पहले पता चलना चाहिए कि ऑटोट्रॉप होता क्या है। मैंने बोला कार्बन एंड एनर्जी, कार्बन का यूज करना, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय, क्या वो कार्बन की रिक्वायरमेंट ट्रांसपायरेशन में, क्या वो डाइजेशन में, क्या वो रेस्ट। अगर आपको याद होगा मैंने कल फोटोसिंथेसिस नाम लिया था, मैंने बोला उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का यूज होता है, तब एक ऑटोट्रॉपिक जो होता है जो खुद अपना फूड बना लेता है, ठीक है, एक ऑटोट्रॉप जो होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करके ही ग्लूकोज बना लेता है, फूड बना लेता है। आ रही बात समझ? तो दैट मीन्स ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन समझना जरूरी होता है। आ रही बात समझ? तो ये कुछ क्वेश्चन, एक और था, ये मैंने इकोलॉजी एनवायरनमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अगर आपने पढ़ा होगा फूड वेब, और फूड वेब की बात करो या ट्रॉपिक लेवल्स की बात करो, मैंने इस तरीके से बोला था। ये आपको क्या होता है, जैसे आपको पता है कि ट्रॉपिक लेवल्स में हम क्या पढ़ रहे थे, प्रोड्यूसर्स, उसके बाद कंज्यूमर्स, उसके बाद डिकम्पोजर्स, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर, पहले होता प्रोड्यूसर्स, उसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स। मतलब जो पहले लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होता है, अगर उसमें कुछ टॉक्सिन होता है, ठीक है, उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है, तो वो टॉक्सिन जो होते हैं वो ऊपर ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, नेक्स्ट लेवल तक चले जाते हैं, उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मतलब ये होता है जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन जो भी ऑर्गेनिज्म में होता है प्रोड्यूसर लेवल पे, वो नेक्स्ट चला जाता है कंज्यूमर लेवल पे, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एक और होता है यूट्रोफिकेशन, वो मैं बताऊंगा कल क्या होता है जब हम उस पे आएंगे। यहाँ पर इसका आंसर जो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स एज वी मूव टू द टॉप ऑफ द फूड वेब की बात करो, या आप बोलो जो हमारे पास ट्रॉपिक लेवल्स भी आप बोल सकते हो। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। ये सबसे आसान आसान मैं नहीं बोलूँगा, कॉन्सेप्चुअली सभी थे, इसको रेटाफिकेशन कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि फोटोसेंसिस भी कॉन्सेप्चुअली था, ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन भी कॉन्सेप्चुअली था, कार्बन ट्रांसफर ऑटोट्रॉपिक भी कॉन्सेप्ट, ये सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के, ठीक है। तो चलो हम आज स्टार्ट करेंगे वो हाँ, एक और देखो कितना आसान क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू डे इज प्रिवेंटेड बाय, जो दिन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसको प्रिवेंट कौन करता है, उस टेम्परेचर को बचाता कौन है, फिर प्रिवेंट कौन करता है। अगर अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, सॉरी एटमॉस्फेयर में नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, उसको प्रिवेंट कौन करता है। मैंने आपको आंसर यही से बोला, इसका आंसर जो होता है एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स, रेन या नहीं होता है, क्योंकि अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जरूरी है कि वहां पर रेनफॉल होगी, जरूरी है उस टाइम क्लाउड होगा, जरूरी है उस टाइम रेनफॉल, रेन एसिड होगा, एसिड रेन होगा। तो याद रखना उसमें क्या होता है, उसमें एटमॉस्फेयर का ही रोल होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, एटमॉस्फेयर का ही रोल होता है। आई होप ये आपको समझ आएगा, सारा कुछ कॉन्सेप्चुअली था।
चलो हम जो है आर्ट एंड कल्चर पे आ जाएंगे। ये मैंने इसलिए बोला, मुझे यहाँ पर नहीं बोलना था, सो दैट आप कल के 2 लेक्चर साइंस का देखोगे और कल जो मॉर्निंग में आपको आ जाएगा साइंस का एक और लेक्चर, वो आप कंटिन्यू करोगे। आर्ट एंड कल्चर का सेकंड लेक्चर है आज हमारा। सॉरी गाइज, आर्ट एंड कल्चर का सेकंड है। कल तक जो मैंने बताया था आपको वो आपने सुना है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले पोट्री मैंने आपको बताया, आज जो हम पढ़ेंगे स्कल्पचर पढ़ेंगे, सो दैट क्योंकि इसमें ये आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको सुबह एक मॉर्निंग में एक पेज भेजा था, सेंड किया था आपको कि कल्चर क्या होता है। सबसे पहले बच्चों को पता ही नहीं चल रहा कल्चर क्या है। वो मुझे मैसेज में लिख रहे हैं, इसमें कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं कि सर ये सिलेबस में नहीं, हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कल्चर और क्या है, हेरिटेज है। कल्चर और हेरिटेज है, लेकिन ये आर्ट एंड कल्चर के अंदर ही आता है, तभी तो नाम दिया गया आर्ट एंड कल्चर। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। फोकस रखना है, फोकस रखना है हेरिटेज साइट्स पे ज़्यादा, फोकस रखना है कल्चर पे ज़्यादा, ठीक है, कल्चर के अंदर। लेकिन ये सब कुछ उसी के अंदर आता है। अगर मैं आपको पहले वो पेज पढ़ा दूंगा, मैं वो समझना जरूरी है, सो दैट आपका ये माइंड में जो भी डाउट है ना, ये निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि कल्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ, द फूड यू ईट। फूड के बारे में भी पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया में क्या खाना खाते हैं, क्या पीते हैं, ठीक है, क्या पहनते हैं। द क्लोथ्स यू वेयर, द लैंग्वेज यू स्पीक, ये भी कल्चर में ही आता है। एंड द गॉड यू वर्शिप, और किस गॉड को प्रे करते हैं। मतलब आपको हेरिटेज साइट्स के भी बारे में पढ़ना है, मंदिर के बारे में पढ़ना है, कौन क्या वर्शिप करना है, टेम्पल्स के बारे में भी पढ़ना है। एंड डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, ये कल्चर के आस्पेक्ट्स है, मतलब ये पढ़ना जरूरी है। लैंग्वेज भी पढ़ना है आपको, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट कल्चर इज द एम्बॉयडमेंट of the way in which we think and do things. it is also इट इज़ ऑल्सो द थिंग्स दैट वी हैव इनहेरिटेड एज ए मेंबर इन द सोसाइटी। मतलब हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, जो हमने पहले से इनहेरिट किया होता है, जो हमारे ये होते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वहाँ से इनहेरिट, फिर उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्या इनहेरिट किया होता है, वही आगे आगे ट्रांसफ़र होता है। वो तो खाने का स्टाइल भी होगा, वो तो पीने का स्टाइल भी होगा, वो तो काम करने का भी होगा, ठीक है, हर एक चीज़। यही है ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स एज ए मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप्स इज कॉल्ड एज कल्चर। आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्क्रैप्चरल, फिलोसफी, रिलीजन, साइंस कैन बी सीन एज द आस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। मतलब आपको आर्ट भी सीखना है, म्यूजिक भी, लिटरेचर भी, आर्किटेक्चर भी, स्क्रैप्चरल, फिलोसफी भी, रिलीजन भी, साइंस भी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। लेकिन एसएसबी के लिए मैं फोकस रखूंगा किसके ऊपर? फोकस रखूंगा ज़्यादा जो कल्चर का, मतलब जहाँ से क्वेश्चंस आपको बनेंगे उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। और जो आपके पास हेरिटेज साइट जो होती है, वो ऑटोमेटिकली इस पूरे, जब पूरा आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं वो इसमें आ जाता है। लेकिन ज़्यादा फोकस मैं कल्चर और हेरिटेज पे ही रखूंगा आपके सिलेबस के परस्पेक्टिव से। लेकिन अगर केएस के लिए कोई तैयारी करे, उसको बहुत ज़्यादा पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि केएस में क्या होता है, हर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक अब आपको ब्रीफ आइडिया दिया है। सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि पढ़ क्या रहे हैं हम, क्योंकि अब मैंने बहुत मैसेज ऐसे देखे कि सर हमारे ज़्यादा हमारा सिलेबस में जो है कल्चर और हेरिटेज मेंशन किया है। नहीं, जब हम सब्जेक्ट क्या पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर तो मतलब कल्चर तो आता है ना आर्ट एंड कल्चर में भी। तो जब हम आर्ट एंड कल्चर को पूरा एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पर हेरिटेज साइट्स ऑटोमेटिकली आ जाती है। आई होप आपको ये क्लियर तो हुआ होगा। तो दैट मैंने जो मैं पढ़ाऊंगा आपको ये समझना है कि वो तो एग्जाम में आ ही जाएगा किसी न किसी डायरेक्शन में, ठीक है। चलो, ये हो गया था कल। आज स्कल्पचर हम पढ़ेंगे। स्कल्पचर होता है, एक्चुअली क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज स्कल्पचर। स्कल्पचर होता है कि आपको बोलना है ये एक 3D काइंड ऑफ आर्ट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्टोन, उसके बाद देखेंगे टेराकोटा। स्टोन का मतलब कौन सा, जो हम स्कल्पचर्स बना लेते, अभी दिखाऊंगा मैं डायग्राम, जैसे मैंने कल टॉर्सो भी दिखाया था। स्कल्पचर क्या होता है, ये मेड ऑफ स्टेटाइट। सबसे पहले ये किसका बना होता है, एक स्टोन। मैंने बोला था कल आपको सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट रिवर स्टोन, जिसको स्टेटाइट का नाम दिया जाता है। इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्कल्पचर में एग्जाम्पल बताओ। आपको बोलना है बियर्ड कल मैंने दिखाया था, बियर्डेड प्रीस्ट एंड टॉर्सो। बियर्डेड प्रीस्ट एंड टॉर्सो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कल्पचर में बियर्डेड प्रीस्ट और टॉर्सो ये किसके बने। आपको बोलना है ये स्टेटाइट स्टोन के बने हैं। केएस में पूछा गया है, एसएसबी में पूछ सकते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टेराकोटा होता है। ये टेराकोटा क्ले का बना होता है, अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा। टेराकोटा जो होता है ये क्ले का बना होता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इसमें एग्जाम्पल क्या है, टेराकोटा में आपको एग्जाम्पल बोलना है मदर गॉडेस, और आपको इसमें स्टोन के अंदर आपको क्वेश्चन ये बोलना है, एग्जाम्पल बोलना है बियर्डेड प्रीस्ट एंड टॉर्सो। एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखा है। मदर गॉड्स, इट इज एन इमेज ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। मदर गॉडेस की जो
इमेज है ना, ये एक्चुअली एक प्रेग्नेंट लेडी की इमेज बनाई गई है। इसमें क्या दिखाया गया है, ए प्लांट इज सून, ठीक है, इमर्जिंग फ्रॉम हर नेवल पॉइंट। जो नेवल पॉइंट होता है ना, वुमेन का नेवल पॉइंट होता है, वहां से क्या दिखाया गया कि उसके नेवल पॉइंट से एक प्लांट इमर्ज होता है, प्लांट निकलता है, प्लांट ग्रो करता है, और इसी को बोला जाता है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, क्योंकि वहां से प्लांट जो होता है इमर्ज होता है, इसको बोला जाता है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। याद रखना, किसको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी बोला जाता है, आपको बोलना है मदर गॉडेस, पता होना चाहिए, पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर सम स्टोन्स एंड टॉयज वेर आल्सो मेड ऑफ टेराकोटा। मैंने आपको कल दिखाया था, टॉयज भी दिखाया था मैंने, जो लास्ट में इमेज मैंने दिखाए थे आपको, डांसिंग गर्ल भी दिखाया था। दैट मीन्स आपको पता चलना चाहिए यहाँ पर टॉयज का भी यूज किया जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। मतलब ये इनका कल्चर होगा टॉयज वाइज का यूज करना, जो भी इनका आर्ट होगा, कल्चर होगा, टॉयज का यूज करना। अरे बात समझ, ये इनका कल्चर होगा, जो इनके जो आपके गॉड्स ऑफ फर्टिलिटी को प्रे करना, ये इनका भी एक क्या होगा, ये कल्चर होगा इनका। आ रही बात समझ। एक और स्कल्पचर होता है जिसको बोलते हैं ब्रोंज स्कल्पचर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रोंज स्कल्पचर अगर आप बनाते हो किस टेक्निक से जरिए से बनाते हो। ब्रोंज में क्या होता है, ब्रोंज कॉम्बिनेशन होता है, ब्रोंज एक एलॉय होता है किसका, टिन और कॉपर का यूज करके एक स्कल्पचर बनाया जाता है जिसको बोलते हैं ब्रोंज स्कल्पचर। क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रोंज तो आप बना लेते हो, स्कल्पचर तो आपने बनाया, क्ले का बना लिया, स्टोन का बना, अब ब्रोंज का यूज करते हो तो स्कल्पचर बना लिया। लेकिन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है ब्रोंज स्कल्पचर में, क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा गया है यूपीएससी में भी, सीडीएस में भी पूछा गया है, जो डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा गया है कि ब्रोंज स्कल्पचर को बनाने के लिए कौन सी टेक्निक है। अभी आप केस में ये क्वेश्चंस नहीं देख सकते, क्योंकि केस में क्या था, आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, क्योंकि अब उसका पैटर्न आईएएस का पैटर्न बना, तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस। टेक्निक यूज्ड इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। कौन सी टेक्निक यूज की गई है ब्रोंज स्कल्पचर में, आपको बोलना लॉस्ट वैक्स टेक्निक। पहले जो वैक्स का यूज किया जाता था, फिर उसको मेल्ट किया जाता था, तब तक उसको ब्रोंज ने शेप लिया होता है। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, क्या होता है ये टेक्निक, आपको टेक्निक समझने की जरूरत नहीं है, बट आपको याद रखना है जो आपके पास ब्रोंज स्कल्पचर जो है, आपको बोलना है इसमें एक टेक्निक यूज की जाती है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। क्वेश्चन है जो है जीआई टैग डोकरा आर्ट। एक आर्ट है जिसको बोला जाता है डोकरा आर्ट। याद रखना, इसको क्या दिया गया है, ये एक ब्रोंज स्कल्पचर है, आपको बोलना है कि जीआई टैग जो डोकरा आर्ट जो है, इसको एग्जांपल क्या, इसको क्या टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। एक आर्ट होता है जिसको बोला डोकरा आर्ट। और एक और एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, आपको बोलना है डांसिंग गर्ल। क्वेश्चन पूछा जाएगा डांसिंग गर्ल क्या है, आपको बोलना है डांसिंग गर्ल जो है ये एक स्कल्पचर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा डांसिंग गर्ल स्कल्पचर तो है, लेकिन क्या स्कल्पचर है, क्या ये स्टोन का है, क्या ये क्ले का है, आपको बोलना है ब्रॉन्ज। मतलब डांसिंग गर्ल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या होता है, क्या होता था कि वहाँ पर डांसिंग भी करते थे लोग, वहाँ पर उनको डांसिंग आता था। क्योंकि वो अब जब हमने एविडेंस देखा है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि उन वहाँ पर डांसिंग भी देखने को मिलता था। आई होप, अरे बात दैट मीन्स डांसिंग भी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको पता होगा क्लासिकल डांस है, फोक डांस है, वो रिप्रेजेंट क्या, वो उनका कल्चर होगा। अरे बात, वो उनका आर्ट होगा। अरे बात समझ, तो दैट मीन्स डांसिंग भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको हम पढ़ेंगे आप आगे, तो हमें पढ़ना ही है फोक डांसेस क्या होते हैं, ठीक है, क्लासिकल डांस डिफरेंस हमें देखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ऑर्नामेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। मतलब ये है कि जब हम ऑर्नामेंट्स और कॉस्मेटिक्स की बात करें, दैट मीन्स वो ऑर्नामेंट्स और कॉस्मेटिक्स का भी यूज़ करते थे, क्योंकि इनके एविडेंसेस हमें देखने को मिले। जैसे मैंने कल बीड्स भी दिखाया था आपको, मेड ऑफ स्टोन्स लाइक स्टेटाइट, एमीथीस्ट और कार्नालिल। ये ऑर्नामेंट्स जब हम देखते हैं, ये कॉस्मेटिक इंस्ट्रूमेंट्स, कॉस्मेटिक्स जब हम देखते हैं, ऑर्नामेंट्स देखते हैं, ये स्टोन्स के भी होते थे। स्टेटाइट का यूज़, एमीथीस्ट एक टाइप है, कार्नालिन का यूज़ करते थे, एक्स्ट्रा। आल्सो मेड ऑफ बीड्स एंड टेराकोटा। ये इनके पास जो ऑर्नामेंट्स होते थे, ये बीड्स, कल मैंने बोला था आपको बीड्स का, बीड्स के भी होते थे, और टेराकोटा का भी। मैंने अभी बोला था टेराकोटा क्या होता है, ये भी क्ले का ही होता है एक चीज। वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री ऑफ बीड्स इन चाना दारो। याद रखना, चाना दारो एक जगह है, वहां पर देखने को मिल रहा है कि एक वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री, बीड्स की इंडस्ट्री, मतलब बीड से बनाते थे फिर यूज करते थे, मेन यूज करते थे, वुमेन यूज करते थे, हर एक यूज करता था, लेकिन वहां पर बीड्स की इंडस्ट्री। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल रही है रिलेटेड बीड्स, आपको बोलना है यस। बेंगल्स क्रिएटेड इन काली बैंगन। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस जगह पर काले, किस जगह पर बैंगल्स जो यूज करते हैं ना, वुमेन फोक यूज करते हैं बैंगल्स को, आपको बोलना है बैंगल जो है वो काले बैंगन में देखने को मिला। ये सारा इनका जो है एक कल्चर होगा, इसलिए इनको। उसके बाद है यहाँ पर लिपस्टिक है, सिंदूर है, सोप है, काजल है, ये पहले से ही देखने को मिल रहा है। यूज्ड टेंचर मेड ऑफ HgCl फॉर क्लींसिंग एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स।
यहाँ पर याद रखो, जब भी उनको कुछ जख्म लगता था फिर क्या होता था, इनको हील करना होता था। वो एक चीज का यूज करते थे जिसको बोलते हैं टेंचुअर, याद रखना, टेंचुअर यूज करते थे। ये HgCl का बना होता था, HgCl का, ठीक है। दैट मीन अगर उनको कोई जख्म लगता था इस चीज का वो यूज करते थे। मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है, ठीक है, वो क्या है, अर्बन प्लानिंग एंड टाउन प्लानिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाउन प्लानिंग में किस तरीके से टाउन प्लानिंग होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही टाउन प्लानिंग अभी चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है, मैं बता दूंगा, अभी एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन है कि कितने टाउन्स थे, आपको बोलना है, एक था अपर टाउन, दूसरा होता था लोअर टाउन, ठीक है। अपर टाउन और लोअर टाउन, ये हम देखेंगे, अपर टाउन और लोअर टाउन जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल रहा है। टू पार्ट्स ऑफ टाउन्स, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अब क्वेश्चन है कि अपर टाउन में कौन रहता था, क्रिएटेड ऑन एन अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज टाइडल। स्टाइडल होता है, दैट मीन्स अगर ये अर्थ सरफेस है इस तरीके से, इसको ऊपर चढ़ा के इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ऊपर, ये जो है ये यहाँ पर कुछ क्या करते हैं, एक टाउन रखते थे जिसको बोलते हैं हम स्टाइडल। दैट मीन स्टाइडल जो था एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाते थे जिसको स्टाइडल का नाम दिया जाता था। उसमें क्या बनाते थे, अपर टाउन। अपर टाउन का पर्पस, क्यों अपर टाउन रखा जाता था, पर्पस ऑफ अपर टाउन इज मींट फॉर हाउसेज ऑफ रूलिंग पीपल। जो रूलिंग क्लास होते थे, एलीट क्लास लोग होते थे, वो अपर टाउन, क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अपर टाउन होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहां पर किसका यूज करता, आपको बोलना है वहां पर जो है, वहां पर जो रूलिंग क्लास थे, एलीट क्लास के लोग जो थे वो वहां पर रहते। अगर आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, फिर क्या होता था मूवीज में, आपने देखा होगा, जब फिर लड़ाई होती है, फिर वो बादशाह जो निकलता है अपने महल के ऊपर से निकलता है, फिर उसको सब कुछ दिखता है, वो पूरा ग्राउंड, वो होता है एक्चुअली अपर टाउन में, उसको पूरा दिखता है। और नीचे जो होता है जहां पर वो लड़ाई होती है, ग्राउंड जो होता है, उसके जो सराउंडिंग्स होते हैं वो लोअर टाउन होते हैं, मतलब इसके नीचे जो होते हैं वो लोअर टाउन, जहां पर कॉमन पीपल रहते थे, ठीक है। मींट फॉर हाउस ऑफ रूलिंग पीपल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए वहां पर अपर टाउन में ही रहते थे, ठीक है। और दूसरा ये होता था स्टोरेज, स्टोरेज लाइक ग्रेनरीज का यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल उनके पास राइस हो या वीट हो, जो भी उनके पास स्टोरेज ग्रेन्स होते थे, उनके लिए क्या बनाते थे, ग्रेनरीज का यूज। क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रेनरीज जो है ये किस, इनका कल्चर होगा कि ये यूज किस किस, ये इनका एक सिस्टम होगा कि वहां पर किस किस चीज का यूज करते थे ग्रेनरीज को स्टोर करने के लिए। आपको बोलना है वो क्या करते थे, ग्रेनरीज को रखते थे और उनमें स्टोरेज करते थे, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पर वाटर टैंक इनके पास होती हैं, वाटर टैंक, ठीक है। आपने देखो इनके पास वाटर टैंक इस तरीके के होते हैं, जिसमें मैं ग्रेट बात आपने नाम सुना होगा। तो वाटर टैंक में स्टेप्स होते थे, दैट मीन इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ तक तो पानी है, ये पूरा पानी, यहाँ पर तो पानी है, ठीक है। लेकिन अब इस पानी में आने के लिए ये स्टेप्स का यूज़ कर दिया, इसके स्टेप्स हैं, तो दैट मीन ये इसके स्टेप्स हैं यहाँ पर तो ये स्टेप्स के थ्रू थ्रू इस पानी के अंदर आते थे, ठीक है, जिसको बोला जाता है स्टेप्ड वाटर टैंक इनके पास होता था। ये मैंने जो ये लाइंस दी है ना, ये स्टेप्स हैं, ये वाली जो है ये स्टेप्स हैं, इस तरीके से आपको अंदाजा लगना चाहिए। ये देखो, ये इसका एरो यहाँ पर इस इमेज में देखने को मिलेगा, स्टेप्स ऑफ वाटर टैंक ऑफ ग्रेट बाथ वेर मेड फ्रॉम ब्रिक्स। क्वेश्चन ये पूछा गया कि देखो किस तरीके से कितना डीप जाते हैं क्वेश्चन को पूछने के लिए। बोला जाता है कि जो भी ग्रेट बाथ जो होता था इनका, इसको स्पिरिचुअल बाथ बोलते थे, ठीक है। यहाँ पर ये नहाते वाले थे जो भी होता था। अब यहाँ पर स्टेप्स का यूज होता था, दैट मीन स्टेप्स को हमें स्टेप से चलना पड़ता, फिर हम वाटर बाथ में आते थे। फिर क्वेश्चन है कि वाटर बाथ जो है उसके स्टेप्स किसके बने थे, आपको बोलना है ये वाटर बाथ जो थे ये, ठीक है, ये ब्रिक्स का बना होता था। दैट मीन्स आ रही बात समझिए, ब्रिक्स का, ये किसी वुड का नहीं, किसी स्टोन का नहीं, ब्रिक्स का ज्यादा यूज किया जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने इसको सीधे डायरेक्टली यहाँ पर लगा दिया था। ये तो अपर टाउन की बात हो गई थी और थोड़ा सा ग्रेट बात के मैंने बोला था। उसके बाद लोअर टाउन की बात, डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्टर्स। लोअर टाउन को बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड करता है। गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, रोड नेटवर्क, रोड्स यूज टू एक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। रोड जो होते, सॉरी, रोड्स यूज टू कट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल। जो रोड्स एक एक दूसरे को कट करते थे वो 90 डिग्रीज पे, जैसे देखो यहाँ पर ये पूरा सेक्टर था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रोड आया इस तरीके से, एक रोड आया इस तरीके से, एक, अब देखो नेक्स्ट रोड कैसे आएगा, नेक्स्ट रोड आ जाएगा इस तरीके से, नेक्स्ट रोड आ जाएगा इस तरीके से। अब क्या होता था, ये रोड एक दूसरे को किस तरीके से कट करता है, 90 डिग्रीज पे कट। अगर आप कोई चंडीगढ़ गया होगा उसने देखा होगा मोहाली सेक्टर जो है पूरा इसी फॉर्मेट में है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन है कि रोड्स एक दूसरे को कट कर रहे थे, आपको बोलना है यस रोड्स एक दूसरे को कट कर रहे लेकिन राइट एंगल्स पे कट कर रहे थे। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड ड्रेन्स वेर क्रिएटेड, हर साइड जितने जो भी रोड्स होते थे उनको साथ साथ ड्रेन्स भी होते थे, क्योंकि जब बारिश वारिश होती है, जब भी हम रोड बनाते हैं ना, रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके साथ साइड ड्रेन भी बनाते हैं। तो एग्जैक्टली वहाँ पर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी एविडेंस देखने को रोड्स के साथ साथ ड्रेन्स भी होती थी। ठीक है, ड्रेन्स का वर्ड विथ स्टोन स्लैब, जो ड्रेन हम बनाते हैं ड्रेन को ओपन तो नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें पानी चला जाता है, फिर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती है, वाटर लॉगिंग जिसको बोलते हैं। तो अब इन ड्रेन्स को ऊपर से कवर लगाया जाता था स्लैब, लेकिन ये स्लैब किसका होता है आपको बोलना है, स्टोन स्लैब या ब्रिक स्लैब। स्टोन स्लैब और ब्रिक स्लैब, ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सीधे पॉइंट्स में मैंने डाल दिया। इनसाइड द सेक्टर्स, सेक्टर्स के अंदर जो मैंने ये सेक्टर बोला था, हाउसेज फॉर कॉमन्स वायर बिल्ट, सेक्टर्स के अंदर जो कॉमन पॉपुलेशन जो थे उनके लिए घर बनाए गए थे। डबल स्टोरी एंड मल्टी स्टोरी हाउसेज, ऐसे घर भी देखने को मिलेगा जो कि डबल स्टोरी और मल्टी स्टोरी हाउसेज भी। ऑल हाउसेज कनेक्ट टू मेजर ड्रेन्स, ठीक है, सभी जो है मेन ड्रेन, सॉरी जितने भी हाउसेज थे उनको कनेक्ट किया गया था किनके साथ, मेन ड्रेन्स के साथ। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, ठीक है। एक और पॉइंट है, ऑल ड्रेन्स मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक, जितनी भी ड्रेन्स थी उनको ब्रिक से, बर्न्ट ब्रिक से बनाया गया था, याद रखना। लेकिन जो स्लैब था ड्रेन्स को ऊपर से स्लैब, वो स्टोन्स का भी होता था, वो ब्रिक्स का भी होता था, लेकिन ड्रेन्स को बनाते थे ये बर्न्ट ब्रिक्स का। और उन बर्न्ट ब्रिक्स का शेप क्या होता था, लेंथ विड्थ और हाइट किस फॉर्म में होती थी, 4:1, याद रखना। बर्न्ट ब्रिक्स में एक ब्रिक बना होगा, यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए, ये मैंने एक ब्रिक बनाई यहाँ पर, 4 मतलब लेंथ हो गया, ये वाली लेंथ होगी, उसके बाद 2 इसकी विड्थ होगी और 1 इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है। इस तरीके से 4:2:1 ये ब्रिक्स की लेंथ। लेकिन अगर हम आज देखेंगे नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक आजकल के टाइम पे, वो होता है, वो कितना होता है, 20 × 10 × 10, याद रखना, 20 × 10 × 10 होता है नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। मतलब इस तरीके से जो आज की ब्रिक आपके पास है ना, वो इस तरीके से होती है। आपने देखो जो आप घर पे यूज़ करते हो, ठीक है, पता होना चाहिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बेसिक। ये 20 होता है, ये 10 होता है और यहाँ से 10 होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे देखने को मिला, आपको बोला बाय 1800 BC दिस सिविलाइजेशन केम टू ए कंप्लीट एंड हुज रीजंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फ्लड्स और एनी अदर इकोलॉजिकल चेंज, ठीक है। अभी पर्टिकुलर पता नहीं है किस तरीके से इनका जो डिक्लाइन हुआ है। कुछ बोले द आर्यंस के बारे में कि आर्यन इन्वेजन हो गया, कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, फ्लड्स आ गए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई, कुछ ये बोल रहे हैं कि कुछ डिजास्टर्स आ गए, इकोलॉजिकल चेंजेस आ गए जिसकी वजह से क्या होने लगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका अभी एक पूरा क्लियरिटी नहीं है, बट स्टिल वही आप ये लिख सकते हो कि इकोलॉजिकल रीजंस लिख सकते हो, फ्लड्स आप लिख सकते हो, और आर्यन इन्वेजन, क्योंकि इसके बाद जो होता है आर्यन, जो होता है आर्यंस के रिलेटेड हमें पढ़ना पड़ता है जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। आई होप ये आपको पूरा समझ आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड इनका आर्ट क्या था, इनका कल्चर क्या था, सो दैट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको साइट्स पे ध्यान रखना है, किस साइट से क्या निकाला गया है। मैं आपको PDF एक सेंड करूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स पे, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना उन क्वेश्चंस को। अब मैं जो है स्टार्ट करने वाला हूँ वो है, ठीक है, ये तो पता ही है आर्ट एंड कल्चर है, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मैं इसलिए इसको अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, किसको, क्लासिकल डांस और फोक डांस, क्योंकि हर साल इसको क्वेश्चन मिल जाएगा, हर साल, वो JK SSB हो, ठीक है, वो कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले यही लेकर आया हूँ, क्योंकि हम करेंगे तो पूरा, लेकिन ये मैं इसको पहले लेकर आया हूँ सो दैट आपको क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। फिर जिस टाइम भी आपका एग्जाम होगा, इसका आप उस एग्जाम को, इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। बस जिस तरीके से मैं चलूंगा आप उसी तरीके से चलो, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास डांस होता है, ठीक है। लेकिन डांस तो हैं, लेकिन हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डांसेस जो हमें इंडिया में पढ़ना पड़ता है डिटेल में, हर स्टेट के बारे में वो हमें जानना। एक होता है क्लासिकल डांस, एक होता है फोक डांस, ठीक है, और उनको कंपैरिजन। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्लासिकल डांस होता है क्या है और फोक होता क्या है। आ रही बात समझ, ये समझना, ये नहीं कि आप सीधे याद रखोगे क्लासिकल डांस, इंडिया का नाम रखोगे या तो बात खत्म, किस स्टेट का क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर का क्या होता है, वो तो याद रखना ही रखना है। लेकिन सबसे पहले पता चलना चाहिए ना होता है क्या है ये क्लासिकल डांस क्या है और फोक डांस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट हम डिफरेंस से क्रिएट करेंगे और फिर आपको अंदाजा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा मजा करोगे इसमें, इंफॉर्मेशन आपको जब पता चलेगी। डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड फोक डांसेस इन इंडिया, देयर आर डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स। हमें पता है इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स देखने को, डिफरेंट रिलीजन्स है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ठीक है, रिलीजियस कंट्री बोला जाता है इसको, ठीक है, रिलीजन टॉलरेंट बोला जाता है, मतलब यहाँ पर कोई भी रिलीजन है, हर एक रिलीजन है यहाँ पर, ठीक है।
ये आपको सबको पता है। उसके बाद डिफरेंट सोसाइटीज़ फॉलो दीज कल्चर्स, ठीक है, अलग अलग सोसाइटीज़ अलग अलग कल्चर्स को अपना अपना कल्चर जो होता है, फॉर एग्जांपल कश्मीरी कल्चर अलग है, जम्मू वालों का कल्चर अलग है, लद्दाख वालों का कल्चर अलग है, पंजाब वालों का कल्चर अलग है, मतलब डिफरेंट सोसाइटीज जो होते हैं अपना अपना कल्चर को परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। in India, life in India citizens life in an Indian citizen life, culture play an important role। कल्चर जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सबको पता है, ये आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जहां पर मुझे फोकस करना होगा, मैं बताऊंगा कि एग्जाम में पूछा गया है या पूछ सकते हैं या नहीं, वो मैं साथ साथ बताऊंगा। देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज दैट इंडियंस परफॉर्म विच आर रिलेटेड टू देयर कल्चर्स। बहुत सारी एक्टिविटीज जो है जो इंडियंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो किसके साथ रिलेट होता है, उनके कल्चर के साथ रिलेट होता है। मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, कश्मीर में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी उस हिसाब से होगी, वो हमारा कल्चर होगा। जैसे हम फेरन पहनते हैं, ठीक है, या जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो पूरे वर्ल्ड में खेलते होंगे, वो कश्मीर में ही खेलते हैं। कोई ऐसा फूड होगा जो जम्मू में ही यूज करते हैं, या कोई अब ऐसे क्लोथ होगा जो जम्मू में ही यूज करते हैं, वो कश्मीर में यूज नहीं करें, कोई वर्ल्ड में किसी जगह यूज नहीं करते, तो दैट मीन्स वो उनका अपना कल्चर है। कोई लोकेशन जो कश्मीर में यहाँ पर प्रे करते हैं अलग तरीके से, जम्मू वाले अलग तरीके से प्रे करते हैं, ठीक है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने गॉड को मानते हैं। दैट मीन्स वो उनका एक अपना एक कल्चर होता है, अपना एक रिलीजन होता है, उस तरीके से फॉलो, यही लिखा है यहाँ पर। देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज दैट इंडियंस परफॉर्म विच आर रिलेटेड टू देयर कल्चर, सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर डंस, यहाँ पर तक विच आर रिलेटेड टू देयर कल्चर्स, दैट मीन्स कल्चर तो लिखा है, मतलब एक्चुअली डांस की बात करें, सॉन्ग की बात करें, प्ले की बात करें, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें याद रखना है, ठीक है। एक सेकेंड, जो हमें याद रखना है, राइट, चल रहा है, ठीक है, ठीक है, सिस्टम ठीक चल रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। दैट मीन्स ट्रेडिशनल डांसिंग, ठीक है, ट्रेडिशनल डांसिंग इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड हैड गेन्ड ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर इंडिया ऑल ओवर द ग्लोब। जो ट्रेडिशनल डांसिंग है कहाँ पर, इंडिया में, वो काफ़ी पॉपुलर माना जाता है, और इसको काफ़ी ज़्यादा, ये जो ट्रेडिशनल डांस है इसको काफ़ी ज़्यादा गेन मिला है, कहाँ पर, आपको बोलना है पूरे वर्ल्ड में, जो कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल डांस है पूरे वर्ल्ड में इसको माना जाता है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही, ठीक है। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड फोक डांस, ध्यान से समझो, अगर ये डिफरेंस आपको समझ में आएगा तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तब आप डिफरेंट कैटेगरीज को याद रख सकते हो। याद रखने के लिए आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपको पूरा पता ही नहीं चलेगा पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल, एक सेकंड रुको, हाँ एक सेकंड रुको, मैं पानी पीता हूँ। मैंने क्या बोला अभी, ट्रेडिशनल डांसिंग पूरे ग्लोब में माना जाता है, जो इंडिया का ट्रेडिशनल डांस है। अब देखो, ट्रेडिशनल डांसिंग गेट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। दैट मीन्स ये ट्रेडिशनल डांस जो है इसके दो टाइप्स है, एक है क्लासिकल डांस जो सबको पता है, याद रखोगा, ठीक है, कच्चीपुड़ी जो भी है, भारतनाट्यम जितना भी है। उसके बाद जो होता है और होता है फोक डांस, ठीक है। तो फोक डांस स्टेट्स में देखने को मिल रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। तो ट्रेडिशनल डांस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है क्लासिकल डांस, दूसरा होता है फोक डांस। दीज टू आर कंसिडर्ड एज द मेजर डांस फॉर्म्स इंडिया, इनको कंसिडर किया जाता है मेजर डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा डांसिंग में, या तो क्लासिकल डांस से पूछा जाएगा या तो फोक डांस से पूछा, 5-10 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसमें से, लेकिन हम ये टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। द की डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन। याद रखना, जो डिफरेंस है वो प्लेस ऑफ ऑरिजिन में है। कुछ समझ आ रहा है, फोकस में किस पे कर रहा हूं, प्लेस ऑफ ऑरिजिन पे। मतलब ये है, पहले से प्लेस ऑफ ऑरिजिन, मतलब ये है कि दोनों जो है टाइप तो है ट्रेडिशनल डांसिंग का, लेकिन डिफरेंस क्रिएट होता है इनका प्लेस ऑफ ऑरिजिन पे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लासिकल डांस और फोक डांस आर द टू टाइप्स ऑफ द ट्रेडिशनल डांस ऑन द बेस ऑफ, किस बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया, आपको बोला ऑन द प्लेस ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे। तो यहां पर ये लिखा है क्लासिकल डांसिंग इज डीपली रिलेटेड टू नाट्य शास्त्र। याद रखो, की वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा कौन सा डांस है दो डांसेस में से, वो फोक डांस है या क्लासिकल डांस है, जो कि नाट्य शास्त्र के साथ रिलेट है। आपको बोलना है नाट्य शास्त्र के साथ, ये बताऊंगा नाट्य क्या होता है, शास्त्र क्या होता है आगे, फिलहाल अभी डिफरेंस समझो। नाट्य शास्त्र के साथ क्लासिकल डांस नाट्य शास्त्र के साथ रिलेट होते हैं, वेयर एज फोक डांस गॉट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लोकल ट्रेडिशन। ये एक लोकल ट्रेडिशन होता है, हर एक स्टेट का
का अलग अलग एक ट्रेडिशन होता है, ठीक है। वेयर एज फोक डांसेस गॉट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लोकल ट्रेडिशन ऑफ द परस्पेक्टिव स्टेट और जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। जो फोक डांसेस जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर स्टेट में होता है और या जोग्राफिकल लोकेशन रीजन में। फॉर एग्जाम्पल जम्मू में फोक डांसेस हैं, कश्मीर में भी फोक डांसेस है, तो दैट मीन्स कश्मीर का अपना फोक डांस होगा, दो चार का नाम, और जम्मू में अलग होगा। दैट मीन्स ये देखो जोग्राफिकल लोकेशंस पे भी बेस्ड है, और एक स्टेट में भी देखो कितने टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांस सॉरी फोक डांसेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नाट्य शास्त्र के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब इसको कॉमन डांस जनरली बोला जाता है। किसको? फोक डांसेस को। फोक का मतलब होता है झुंड होता है लोगों का, गा लेते हैं, आपने देखा होगा। अब हम एक्सप्लेन करेंगे क्लासिकल डांस होता क्या है। ए ग्रुप ऑफ डांस गेट्स क्लासिफाइड अंडर क्लासिकल डांसिंग विच हैज देयर ओरिजिन फ्रॉम द नाट्य शास्त्र। एक ग्रुप ऑफ डांस को हम क्लासिफाई बना लेते हैं, जैसे हमारे पास पता है हमें 9 क्लासिकल डांसेस हैं, तो उनको हम किस बेस पे करते हैं? नाट्य शास्त्र से लिया हुआ है। नाट्य शास्त्र इज कंसिडर्ड एज द एंशिएंट टेक्स्ट। ये होता क्या आपको बोलना है, ये एक एंशिएंट टेक्स्ट होता है, जैसे उपनिषद होते हैं, इस तरीके से नाट्य शास्त्र इज कंसिडर्ड एज द एंशिएंट टेक्स्ट फॉर थिएटर एंड ड्रामा। जो किसके लिए होता है? ये थिएटर के लिए और ड्रामा के लिए। जब भी आप देखते हो, अगर कोई ड्रामा आप देखते हो, फिर आप वहाँ पर दिखाया जाता है डांस, आप देखते हो अलग अलग तरीक़ों से डांस किया जाता है। पंजाबी लोग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में अलग से देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में अलग अलग तरीके से देखेंगे। क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर कंसिडर्ड टू बी वेल डेवलप्ड ऑन द बेस ऑफ देयर टेक्निक, ग्रामर एंड एग्जीक्यूशन। याद रखना कि जो क्लासिकल डांस होता है उसको, ये वेल डेवलप्ड एक डांस होता है जिसमें टेक्निक्स देखने को मिल रही है, अलग अलग पोस्चर्स देखने को, अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग तरीका होता है, ग्रामर इसको देखना, एग्जीक्यूशन इसको एग्जीक्यूट कैसे जाता है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है। आ रही बात समझ? लेकिन अगर हम फोक डांसेस की बात करेंगे, फोक डांसिंग इज ए टाइप ऑफ डांस फॉर्म दैट गेट्स डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ पीपल हु आर रिफ्लेक्टिंग देयर ओन लाइव्स। अपने तरीके से जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की मदद से ऐसे डांसेस जो होते हैं क्रिएट होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। ऑफन टू द लोकल म्यूजिक, जो उनका अपना लोकल म्यूजिक होता है, जैसे कश्मीर की बात करेंगे लड़ीशा होता है, तो देख लेते हैं उस पर लोग नाच लेते हैं, या शादी होती है फिर लाते हैं उनको गाने के लिए। ये जम्मू में देखेंगे अलग तरीके से होता है, यहाँ पर होता है फॉर एग्जाम्पल हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, उस तरीके से अलग होता है। ईद के दिन अलग से एक तरीका होता है, या अगर हम बात करेंगे पंजाब में जब हार्वेस्ट करते हैं तो उस तरीके से होता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें इन डांसेस को परफॉर्म करते हैं, ये लोगों की एक्टिविटीज़ होती है। फोक डांस इज अ टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ डांस, ये एक ग्रुप ऑफ डांस होता है दैट एंड द सॉरी इज अ टाइप ऑफ ग्रुप डांस। क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रुप डांस कौन सा होता है, आपको बोलना फोक डांस इज ए ग्रुप डांस, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज डांस परफॉर्मेंस आर एम्ड फॉर सेलिब्रेटरी पर्पजेज सच एज हार्वेस्टिंग के टाइम पे, या वेडिंग होती है, ठीक है, शादी के, मैंने अभी बोला था हार्वेस्ट करो, या वेडिंग की बात करते हैं, वहां पर जो भी हम क्वेश्चन आ जाएगा, जब वेडिंग होती है उस टाइम कौन सा डांस परफॉर्म, आपको बोलना है सिर्फ फोक डांस। वो क्वेश्चन पूछा जाएगा जब हार्वेस्ट का टाइम होता है कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं, आपको बोलना है हम क्या करते हैं, हम फोक डांस का ही परफॉर्म करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बताओ किस स्टेट में कौन सा होता है, ठीक है। टू परफॉर्म दिस डांस वन नीड टू हैव टू गो थ्रू ट्रेनिंग। इन डांस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, फोक डांस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, वन नीड नॉट टू हैव गो थ्रू ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपने देखा वो इस तरीके से डांस डांस करते तो आप भी उस डांस में शामिल हो सकते हो, ठीक है। जैसे शादी में होता है, तो शादी में आपको कोई डांस कर रहा है तो फिर आपको भी बुला रहे हैं, चलो आप डांस कर लो, क्या आपको आप उनको बोल रहे पहले मुझे ये करना है, पहले मुझे ट्रेनिंग लेनी है 5-10 महीने की, सर्टिफिकेट मिलने मुझे नहीं, आप ही घुस जाते हो, आप ही डांस कर लेते हो। एग्जैक्टली वही इसका मतलब यही होता है। बट ही और शी हैव टू मिरर द स्टेप्स दैट आर बीइंग टॉट। थोड़ा सा वो देख लेता, अगर 5 मिनट आपका फ्रेंड कोई डांस कर लेता, आप उन स्टेप्स को देख ले तो आप परफॉर्म करते हैं। या अगर आप मूवी देखते हो उसमें कोई डांस चल रहा हो तो फिर आप उस स्टेप्स को देख ले तो घर में प्रैक्टिस करके आप वो डांस परफॉर्म करते हो, ठीक है। बेसिक स्टेप्स जो होते हैं, द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मिंग दीज डांस इज द एंजॉयमेंट एंड नथिंग। शादी के दिन आप डांस करते हो, वो क्या होता है, वो एक्चुअली एंजॉयमेंट होता है। मूवी आप देखते हो, फिर क्या करते हो, फिर आप देखते हो उसमें कोई सॉन्ग आता है, उसमें कुछ डांस होता है अच्छा से, फिर आप प्रैक्टिस करते हो घर पे, ठीक है। वो या कोई म्यूजिक आप गा लेते हो अपने मर्जी से, घर पे सुना म्यूजिक और आप उसको खुद खुद क्या करते हो, गाते हो, तो वो भी क्या होता है, वो भी क्या होता है अपने एंटरटेनमेंट के लिए होता है, एंजॉयमेंट के लिए, और कुछ भी नहीं होता है।
अब यहाँ पर जो है डिफरेंस बिटवीन फोक एंड, देखो अब क्लासिकल और फोक डांस में डिफरेंस क्या है, तब मैं अब कल जो आपको लिस्ट में बताऊंगा तब आपको वो चीज़ याद रहेगा। क्लासिकल डांस फॉर्म और फोक डांस फॉर्म, द क्लासिकल डांस फॉर्म हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम नाट्य शास्त्र, याद रखना ये मैंने अभी बोला, क्लासिकल डांस फॉर्म का ओरिजिन नाट्य शास्त्र है। टू बेसिक आस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल, क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल डांस, आपको बोलना है लास्या LASYA, लास्या और तांडव, याद रखना ये स्टेप्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ये आसानी से नहीं आता, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसको ना इसको एकेडमी में जाना पड़ता है, इसको बोलते हैं शास्त्रीय नाटक एकेडमी, आपने सुना होगा नाम, एकेडमी पे जाना पड़ता है, फिर वहाँ पर सिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं होता, इसको लस्सिया बोलते हैं और तांडव, ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। आज यूट्यूब पे चेक करना है, जो ये लेक्चर खत्म कर फिर देखना कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स अब तांडव कैसे किया जाता है और लास्या होता है क्या, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ, इसमें देखेंगे फोक डांस में, फोक डांस इज ए काइंड ऑफ डांस फॉर्म दैट गेट्स ऑरिजिनेट व्हेन पीपल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग देयर लाइव्स ऑफन इन लोकल म्यूजिक के बेसिस पे होता है, मैंने बोला था अभी इसको कॉमन डांस बोलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। उसके बाद फिर से क्लासिकल डांस की हम बात करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द क्लासिकल डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो क्लासिकल डांस के लिए आपको चाहिए टेक्निक, वो टेक्निक क्या होता है, लास्या आपको समझना है और आपको तांडव समझना है। दूसरा मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी, अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड कौन सा डांस होता है आपको पता होना चाहिए, क्लासिकल डांस है ना कि फोक डांस। अब फोक डांस की बात करेंगे, द डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द सेलिब्रेटिंग एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट और सोशल गैदरिंग सच एज वेडिंग, बर्थडे होता है, फिर आप डांस करके, किसी का बर्थडे अगर होता है फिर आप क्या करते हो, पार्टी वार्टी मना पार्टी करते हो, फिर उसमें डांसिंग वांसिंग जो भी आपको करना होता है वो एक्चुअली उसको बोला जाए फोक डांस। ठीक है, फिर क्लासिकल, क्लासिकल डांस इज कंसिडर्ड टू बी मोर डिमांडिंग, सबसे ज़्यादा डिमांड होती है क्लासिकल डांस की। एंड इट इज़ ऑलवेज स्ट्रिक्ट विद द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, इसमें टेक्निक होनी चाहिए, किसी आम पर्सन को नहीं आता, इसमें ट्रेनिंग चाहिए होता है, दैट आर प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन फोक डांस की बात करेंगे, फोक डांस इज कंसिडर्ड एज फनी एंड फ्री, अपनी मर्जी से जो मन में है कर लो। This dance forms is based on various local stories that are about relationships between the two people or the two seasons। ठीक है, ये इसके ये लोकल डांस इसको बोला जाता है, ये कीवर्ड्स है, यहाँ पर कीवर्ड क्या है, यहाँ पर टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना हो और ज़्यादा डिमांडिंग होता है और ये स्ट्रिक्ट होता है, ऑलवेज स्ट्रिक्ट टेक्निकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि स्ट्रिक्ट डांस है। उसके बाद जो ये फ्री और फनी होता है और ये होता है कुछ स्टोरीज होता है रिलेशनशिप्स के रिलेटेड होता है, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेस एंड कंपोजर, ठीक है, आर व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द क्लासिकल डांस, ग्रेस होना चाहिए, कंपोजर होना चाहिए, इस तरीके से प्रॉपर वे में करना होता है, लेकिन यहाँ पर एंथुजियाज्म, आपको एक कीन इंटरेस्ट होता है, मुझे ये डांस करना, मुझे म्यूजिक सुनना है, आप सुनते हो और फिर याद करते हो, यहाँ आप उसने डांस किया है मूवी में तो आप भी कर लेते हो, ये एक एंथुजियाज्म होता है, आपका एंटरटेनमेंट होता है, एक इंटरेस्ट होता है आपका। एंड पावर, एंथुजियाज्म एंड पावर आर व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, यहाँ पर एंथुजियाज्म होता है, आपका इंटरेस्ट एक होता है, तब आप ये परफॉर्म करते हो। क्लासिकल डांस इज परफॉर्म्ड बाय एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट होते हैं, हु हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और हैव ट्रेनड फॉर ईयर्स ऑन हाउ टू परफॉर्म डांस, इसमें ट्रेनिंग ली जाती है, नाटक एकेडमी होती है जहाँ पर म्यूजिक सेंटर्स होते हैं, फिर आप जाते हो, फिर आप सीखते हो, तो इसमें सालों की ट्रेनिंग होती है, जैसे आप कोई कोर्स करते हो ना 5-6 साल का, बीटेक होता है, एमटेक होता है, एमबीबीएस होता है, बहुत सारे एमएससी होता है, तो आप तब सीख ले, तब आप चीज़ें सीख ले, तो इसी तरीके से ये है। फोक डांस इज नॉट परफॉर्म बाय एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स बिकॉज दिस टाइप ऑफ डांस फॉर्म जनरली परफॉर्म बाय कॉमन पीपल, ये कॉमन पीपल परफॉर्म करते हैं। उसके बाद इन इन इंडिया देयर आर टोटल 8 क्लासिकल डांस, देखो इंडिया में टोटल क्लासिकल डांस 8 है, लेकिन मैं अभी अपडेट आपको कराऊंगा, अभी जो है प्रेजेंट 9 है, लास्ट वाला कौन सा है वो बता दूंगा मैं। ठीक है, तो याद रखना एट प्रेजेंट इंडिया में 9 क्लासिकल डांसेस हैं, ये टिप पे होना चाहिए। इन इंडिया देयर आर मोर देन 30 फॉर्म्स ऑफ फोक डांसेस, फोक डांस का पर्टिकुलर याद नहीं रखना, इतना आपको बोल सकते हो मोर देन 30 है, लेकिन क्लासिकल डांसेस आपको पूरा पता होना चाहिए, टोटल 9 क्लासिकल डांसेस है और टिप्स पे होने चाहिए 9 के 9, किस कहाँ पर, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, तमिलनाडु में कौन सा है, जिस जिस स्टेट में वो देखने को मिल रहा है आपको स्टेट का नाम पता होना चाहिए, टिप्स पे वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, वो जो 9th वाला है वो आपको याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हाँ, अब आप देखो क्लासिकल डांस इन इंडिया, द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द नाट्य शास्त्र, ये पता है। देयर आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया एज पर द सोर्स एंड स्कॉलर्स। द कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखना इस पॉइंट को, द कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज इंक्लूडेड छाव, याद रखना छाव, सॉरी एक सेकंड रुको, CHHAU छाऊ, याद रखना। ठीक है,
कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज इंक्लूडेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छाऊ इनटू द लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांसेस, किस लिस्ट में डाला है, क्लासिकल डांसेस में डाला है, दैट मेक्स ए टोटल ऑफ 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये आपका आर्ट एंड कल्चर वाला सेकंड पार्ट हो गया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, याद किस तरीके से रखना है, किस किस चीज़ को याद रखना है, अच्छे तरीके से मैं ब्रॉड परस्पेक्टिव से आपको बताया हुआ है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अभी से अभी शेयर करो, अभी से लाइक करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करो कि आपको कैसा लगा ये सेशन। मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में मैंने कल भी बोला था, आपको अच्छे तरीके से फुल फ्लेज तरीके से आपको समझाऊंगा, सो दैट आपको और ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आपका एसएसबी के लिए तो क्वेश्चन निकल जाएगा, लेकिन जे केएस के लिए तो ये तो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उससे एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीज़ें होती जो याद रखनी होती, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन बैच में जो है वो होंगे, उनको मैं करा सकता हूँ आराम से तरीके से, सही ढंग से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।